हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में अब हम, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है, ये मान लो कि अब 26 दिन का समय बच गया है, तो इन 26 दिनों में हम टोटल मॉडल पेपर देखने वाले हैं। आखिरकार जब एग्जाम में जब सवाल पूछे जाएंगे तो क्या पैटर्न तो होने ही चाहिए, वो तो हमको पता ही होना चाहिए, और किस किस प्रकार के सवालों के आने की ज्यादा संभावना है, हम उस टाइप के सवाल को भी देखने वाले हैं। तो अब हम टोटल मॉडल पेपर टारगेट करेंगे, जैसा कि एग्जाम पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न पर हम मॉडल पेपर देखेंगे, और आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाले इस मॉडल पेपर से। ठीक है, कहीं और के मॉडल पेपर लगाने से बेहतर है कि आप लवलेश मैथ्स के जितने भी मॉडल पेपर है उनको लगाओ, आपको पीडीएफ व्हाट्सएप के जरिए मिल जाएगा। इसका बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। व्हाट्सएप में आप मैसेज कीजिएगा, है ना, पीडीएफ के लिए आपको बिल्कुल पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्लियर है? तो चलते हैं आज के सवाल के तरफ, है ना। पहला सवाल है आज का दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है। ध्यान समझना क्या पूछा गया है। पूर्णांक n के लिए पूर्णांक बोला गया है। अब पूर्णांक तो आप लोगों को पता है, मैं एक एक चीज डील करने वाला हूं, ध्यान समझना। अब पूर्णांक n के लिए बोला गया है, यदि n का क्यूब किस प्रकार की संख्या हो, हमारे लिए विषम संख्या हो जाए, तब की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से कथन सही होने वाले हैं, उनको आपको क्या करना है, बताना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, एक शब्द आता है पूर्णांक। पूर्णांक है क्या चीज भाई? तो आप सबको पता होना चाहिए कि पूर्णांक मतलब हम बोल सकते हैं जो अपने आप में पूरा हो, है ना। जैसे आम, है ना, आम यदि पूरा है तो हम पूरा बोलेंगे, लेकिन आम के एक टुकड़ा को हम पूरा नहीं बोल सकते। कहने का मतलब है जो संख्या अपने आप में पूर्ण हो, उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक। ये पूर्णांक आपके पास क्या हो सकते हैं? सभी धनात्मक संख्या हो सकता है, सभी ऋणात्मक संख्या हो सकता है, और शून्य को भी हम क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक बोल सकते हैं, है ना। तो पूर्णांक में हमारे पास इतने संख्याएं शामिल होते हैं। कहने का मतलब यदि मैं पूर्णांक इंटीजर की बात करूं बोलो दोस्तों, तो समस्त सम संख्याएं, समस्त विषम संख्याएं, समस्त अभाज्य संख्या, समस्त भाज्य संख्याएं और शून्य, ये सब के सब जितने भी चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, सबको हम क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक बोल सकते हैं। बशर्ते वो टूटा फूटा ना हो, अपने आप में पूरा हो, हम उसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। आए भी समझ में? अब हम बोलते हैं यहाँ पर n क्या है, एक पूर्णांक बोला गया है, और n की पावर यदि 3 कर दिया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो किस प्रकार की संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। अब सम और विषम के ऊपर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ध्यान समझना मेरी बात को। सम और विषम का रेशो क्या होता है? यदि मैं कहूं a, मेरे पास मान लेते हैं कि a क्या है, मेरे पास एक सम संख्या है, ध्यान समझना। m क्या है, एक संख्या है, मैंने मान लिया पूर्णांक है, भी ध्यान समझना। चलो मान लेते हैं कि n क्या है हमारे पास, a हमारे पास एक सम संख्या है, तो a का गुणा 3 बार, क्योंकि 3 का क्यूब मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे a इंटू a इंटू a। अब a यदि मैं सम संख्या मान लिया हो, तो a का मान मैं मान लेता हूं भाई 2 यहाँ पर, तो मैं देखूंगा कि 2 का क्यूब कितना होगा, तो आप कहोगे कि 2 का गुणा 3 बार तो हमको करना ही पड़ेगा, तो आप कहोगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ये जो रिजल्ट आया है मेरे प्यारे दोस्तों, ये विषम संख्या नहीं है, ये किस प्रकार की संख्या, सम संख्या है ना। और यदि सम संख्या रिजल्ट के रूप में आ रहा है, तो मैं 100% कह सकता हूं कि ये सम संख्या नहीं हो सकता, n का मान सम संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि सम संख्या के ऊपर जब 3 का पावर करेंगे तो रिजल्ट अभी हमारे पास सम संख्या देखने को मिला है। अब मान लिया जाए, मैंने एक चीज और सोच लिया कि भाई मान लेता हूं कि अब b ये मेरे पास क्या है, विषम संख्या मान लेता हूं, और चलो इसका मान लिया मैंने 3 मान लिया, ध्यान समझना, क्या मान लिया, 3। 3 भाई मेरे पास विषम संख्या होता है। अब सवाल के अकॉर्डिंग यदि b का क्यूब यदि मैं कहूं कि, तो b का गुणा आपको 3 बार करना पड़ेगा, b इंटू b, तब आप कहोगे 3 गुणा 3 गुणा 3 करने पर हम देखेंगे 3 तिया 9, 9 तिया कितना होता है, मैंने कहा भाई 27 होता है भाई 27। अब हमको यहाँ पर बोला गया है कि यदि मान लो n एक पूर्णांक है, यहाँ पर 3 अपने आप में पूर्ण संख्या है, और n का क्यूब मतलब 3 का क्यूब करने पर कितना आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, 27। और 27 किस प्रकार की संख्या है, ये हमारे पास विषम संख्या है। जबकि यदि हम सम संख्या लेते हैं तो उसका 3 के पावर करने पर भी हमारे पास रिजल्ट सम ही आता, इसलिए हम सम वाले डेटा को नहीं ले सकते। तो मैं समझ गया कि जो भी पूर्णांक होगा वो तो विषम संख्या होना तय है। अब मैंने एक चीज सोच लिया, यदि विषम संख्या है तो मैंने कहा पहला वाला कथन मेरा एकदम क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा भाई, n 100% क्या होगा, विषम संख्या। फिर यहाँ पर n स्क्वायर विषम है क्या, तो हम कहेंगे यदि n एक विषम संख्या तो इसका हम क्यूब कर स्क्वायर कर लेते, तो 3 का स्क्वायर कितना होता, तो आप कहोगे 9। 9 भी हमारे पास किस प्रकार की संख्या मिलेगा दोस्तों, विषम
विषम संख्या ही मिलेगा, तो मैं कह सकता हूं कि n का स्क्वायर विषम है। ये भी कथन मेरा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर यहां पर आता है n की स्क्वायर सम है। कहां से भाई, हमने अभी निकाल लिया कि n का स्क्वायर विषम संख्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, सम संख्या बोला गया है। तो ये वाला जो कथन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा गलत गलत हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा जो कथन है ना, वही हमारा क्या होगा दोस्तों, मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम कथनों की बात करें, ऑप्शन की बात करें, तो हमारे पास पहला और दूसरा कथन सही है। उस हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सवालों को डील करना है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा, मैं जितने भी सवाल कराऊंगा सबके सब इंपॉर्टेंट सवाल ही होगा, है ना, आपके दिमाग के बत्ती को खोलने का काम करेगा। क्लियर है, ध्यान समझना। यहाँ पर बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है दोस्तों, क्या बोला गया है, 39 गुणा 40 गुणा 87 गुणा 58 गुणा 63 गुणा 9x गुणा 52 में x का मान ज्ञात कीजिए यदि दिए गए व्यंजक का इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए बोला गया है। अब मैंने एक चीज सोच लिया कि इकाई अंक यदि 0 है तो 0 होने की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने कहा यूनिट डिजिट का यदि मान, इकाई अंक का मान यूनिट डिजिट यदि 0 आ रहा है, ध्यान समझना, यूनिट डिजिट का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 होने के पॉसिबिलिटी क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमको पता है जब जब, है ना, याद रखना, जब जब किसी सम संख्या का गुना किसी सम संख्या का गुना 5 के साथ हो तो इकाई अंक 0 आता है। इकाई अंक क्या बन सकता है हमारे पास, 0, या दूसरा कंडीशन बन सकता है, या 0 का गुना किसी भी संख्या के साथ हो, चाहे सम हो या विषम हो, किसी भी संख्या के साथ हो, तो भी रिजल्ट हमारे पास क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, 0। ये 0 आने के, इकाई अंक पर 0 आने के 2 कंडीशन बनते हैं, हमें इस चीज को नोट करके रखना। पहला कंडीशन ये होता है कि भाई जब जब किसी सम संख्या का गुना हम 5 के साथ करते हैं। अब सम संख्या का गुना 5 के साथ मतलब मान लिया मैंने 2 एक सम संख्या है और गुना 5 के साथ करूंगा तो 5 दूना 10 होगा, जिसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 0। ये हुआ मेरे पास पहला जो डेफिनेशन दिया उसका उदाहरण। दूसरा हमारे पास 0 का गुना किसी भी संख्या के साथ हो। अब यहां पर हमारे पास कहीं 0 है क्या, आप कहोगे इकाई अंक पर 40, मतलब इकाई का अंक 0 है और 0 का अंक कोई भी अंक ले लो आप, चाहे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, हमेशा रिजल्ट में क्या आएगा आपके पास, 0 तो आपको देखने को ही मिलेगा। अतः हम एक चीज कहेंगे, या तो सम संख्या का गुणा 5 के साथ हो जाए या 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ हो, तब हमारे पास रिजल्ट में इकाई का अंक 0 बन सकता है। अभी समझ में। अब हमारे पास कथन है, ध्यान समझना, यह हमेशा एक सम संख्या होगी। अब देखो कथनों को भी आपको एकदम एनालिसिस करना है, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध गोली चला रहे हैं, कुछ भी नहीं भाई, है ना। यहां पर एक डेट आया है, हमेशा, ऑलवेज, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑलवेज। ऑलवेज एक शब्द ऐसा है जो एकदम स्पेसिफिक कर रहा है कि भाई केवल और केवल सम ही होगा तभी तो 0 आ सकता है। मैं क्या बताया हूं अभी, मैं आपको बताया हूं कि जब इकाई का अंक 0 हो तो जरूरी नहीं है कि सम ही संख्या होनी चाहिए, वो संख्या विषम हो सकता है, या अभाज्य संख्या भी हो सकता है, तो भी इकाई का अंक 0 आएगा। तो ये वाले जो कथन है ये मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही, है ना, संख्या, सम संख्या को टारगेट किया गया है, इसलिए हम स्पेसिफिक कर दिया यहाँ पर, इसलिए हम इसको सार्वभौमिक, है ना, कथन तो नहीं मान पाएंगे। ध्यान समझना। फिर यह हमेशा एक विषम संख्या होगी, यहां पर भी एक वर्ड आया है दोस्तों, हमेशा, यहां पर भी स्पेसिफिक किया जा रहा है कि केवल विषम संख्या ही होगा तभी तो इकाई का अंक 0 आ सकता है। तो ये वाला कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। यदि यहां पर स्पेसिफिक नहीं करता तो मेरा पहला कथन भी सही हो जाता और दूसरा कथन भी सही हो जाता, लेकिन यहां पर स्पेसिफिक करने का लिए हमारा क्या होगा, गलत हो गया। यह 0 से 9 के बीच कोई भी संख्या हो सकती है। मैं भी बताया हूं, यदि इकाई के अंक पर 0 है तो कोई भी अंक क्यों ना हो,
1 2 3 4 5 6, है ना, जितने भी संख्या उनके साथ गुणा करोगे इकाई का अंक 0 देखने को मिलेगा। तो एम वाला कथन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यह हमेशा एक अभाज्य संख्या होगी। यहाँ पर भी एक टारगेट कर दिया गया है, ओनली और ओनली किसको, हमेशा, है ना। तो यहाँ पर भी यह वाला कथन क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो हमने देखे, है ना, केवल स्पेसिफिक ना करें तब तो हम उस कथन को सही मानेंगे। तो इस हिसाब से हमारा देखो, यहाँ पर इकाई का अंक 0 था, है ना, तो भाई कोई भी अंक हो सकता था, 1 से लेकर 1 भी हो सकता था इकाई का अंक, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 9 भी, और सिंपल सी बात है 0 भी। मतलब इतने में से किसी भी संख्या के यदि मैं गुणा कर देता, मतलब यदि 9x है तो 9 के बगल में चाहे तो मैं 0 पुट कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 9 8 भी होता, है ना, कुछ भी पुट कर दूं, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक मुझे क्या मिल गया, 0, और 0 का गुणा किसी भी अंक के साथ करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, रिजल्ट के रूप में 0 मिलता ही। इस हिसाब से हमारा केवल केवल एम वाला कथन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या होगा, मेरा एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार के आपको सवालों को डील करना है, बिल्कुल ध्यान से भाई, है ना, गलती का कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ध्यान समझना, ये एक और बहुत ही गजब का सवाल है। मैं जितने भी सवाल कराऊंगा सब के सब एग्जाम ओरिएंटेड ही सवाल कराऊंगा। ध्यान समझना क्या बोल जा रहा है यहाँ पर, सवाल को पहले अच्छे से पढ़ना है। संख्या 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 है ना। अब देखो, यह कथन के रूप में आपको बता रहे, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर को आपको क्या करना था, चुनकर बताना था भाई। क्या बोला गया है, 11 से विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं। दूसरा कथन है 3 से विभाज्य है लेकिन 11 से नहीं, न तो 3 से और न ही 11 से विभाज्य है, जो 3 और 11 दोनों से विभाज्य ये बोला गया है। अब इन कथनों में से कोई तो हमारे पास एकदम करेक्ट होगा। तो हमारे पास एक तो 3 और 11 दिया गया है, सभी ऑप्शन में, सभी कथनों में मेरे दोस्तों 3 और 11 के बारे में जिक्र किया गया है। तो मैं चाहता हूं 3 और 11 की मैं, है ना, क्या निकाल लूं, डिविजिबिलिटी का रूल हम देखते हैं। 3 से भाज्य का नियम क्या कहता है, और दूसरा नियम होता है हमारे पास 11 से भाज्य का नियम। 11 से भाज्य, ध्यान समझना, 3 से भाज्यता का नियम क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सभी को पता होगा, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए तो वह 3 से विभाज्य है, तो वह 3 से भाज्य है, भाज्य है। ये हमारे पास नियम होता है। उसी प्रकार आपके पास 11 के भाज्यता का नियम क्या है, तो हम देखेंगे सम और विषम स्थानों के, विषम, एक मिनट, है ना, सम और विषम स्थानों के अंकों का, है ना, स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। ये हमारे पास दो नियम बनते हैं यहाँ पर। एक तो 3 से भाज्यता का नियम ये कहता है कि सभी अंकों को जोड़ने पर यदि भाई वो 3 से कट जाता है तब तो संख्या 3 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। 11 का भाज्यता का नियम ये कहता है मेरे प्यारे दोस्तों कि उसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों को यदि हम जोड़कर यदि घटाते हैं आपस में, तो जो अंतर आएगा या तो 0 आना चाहिए या तो 11 के गुणज में आना चाहिए। 11 के गुणज मतलब 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33, 44 इस प्रकार की संख्या आ जाए तब तो 11 से कटेगा। अब हमारे पास शब्द यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, क्या है यहाँ पर, ध्यान समझना, 3 एक बार है, फिर दूसरे बार 3, फिर एक 3, ये 3, ये 3 और ये 3। तो 3 कितने बार है, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा, ये 18 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। एक कितने बार है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, है ना। हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट। 3 1 1 2 3 4 5 6, 6 18 ये हो गया ना,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 12 हो गया हमारे पास। 12 टोटल जोड़ने पर कितना हो गया, 30 हो गया। 30 हो गया मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई सिंपल सी बात है ये, है ना। 30 हो गया मतलब ये 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा मतलब ये 3 का यहाँ पर भाज्यता का नियम यहाँ पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। क्लियर है। फिर हम देखेंगे दूसरा, हम देखेंगे इसके सम और विषम स्थानों को चुनने की कोशिश करेंगे। एक बार लिख देता हूं मैं क्या क्या दिया गया हमारे पास, यहाँ पर लिख देता हूं मैं 3, फिर 1 1, फिर 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 3 और फिर 1 1। कितने ही है भाई, 1 2 3 4 5 और एक बार और आता क्या, इधर लिख दे रहा हूं 3 और ये फिर 1 1। इतने ही अंक होनी चाहिए हमारे पास। अब सम और विषम स्थान को जोड़ना है तो ये हमारे लिए एक एक गैप करते जाना है। ये 3 1 4, ठीक है, और ये फिर उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये एक आ जाएगा, फिर हमारे पास ये आ जाएगा। ये होगा हमारे पास विषम स्थान। तो जोड़ने पर क्या होगा, 3 और 1 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 3 8, 8 और 1 9, 9 और 1 हो जाएगा 10, 10 और 3 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 13, 13 और 1 14, 14 और 1 कितना हो गया 15। अब ये हो गया 15, तो इधर से भी हम ऐड करेंगे, इधर से ऐड करेंगे तो ये वाला हमारे पास, ये वाला इस प्रकार से ऐसे चलने लगेगा, है ना। ये है तो इनका जोड़ भी हमारे पास कितना आ जाता है, तो आप कहोगे ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 15। और 15 में से 15 घटाने पर कितना आ गया रिजल्ट हमारे पास 0। मतलब यहाँ पर 11 की भाज्यता का भी नियम काम कर रहा है और 11 का भी 3 का भी कर रहा है। तो हम देखेंगे ये आपके पास 3 और 11 दोनों से विभाजित है, तो एन वाला जो कथन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास दोनों करेक्ट है ना। 11 से विभाजित है लेकिन 3 से नहीं, तो ये के वाला कथन ऐसी गलत हो जाएगा। फिर 3 से विभाज्य है लेकिन 11 से नहीं, तो एल वाला कथन यूं ही गलत हो जाएगा। ना तो 3 से और ना ही 11 से विभाज्य, ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा। जो 3 और 11 दोनों से विभाजित हो जाएगा, तो केवल एन वाला कथन करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन में केवल एल सही है, केवल एम सही है, के एम एन और एन सही है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर एन होना चाहिए था, एम हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पर एन होना चाहिए था। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी इस प्रकार से आपको सवालों को क्या करना है, डील करना है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल फिर। और आप लोगों के लिए विशेष सूचना ये है कि अब समय बहुत कम बच गया है और कम समय में आपको कंप्लीटली अच्छे से यदि आपको मालूम मैथ्स रीजनिंग में स्कोर करना है, तो ये बात ध्यान में रखना कि हमारे चैनल है ना सीजी मैपोलॉजी द्वारा, सीजी मैपोलॉजी में है ना मैथ्स रीजनिंग का आपको कंप्लीट जो कोर्स है मात्र 449 रुपए के प्राइस पर है ना देखने को मिलेगा। ये ऐसा प्राइस है दोस्तों जिसको आसानी से परचेस किया जा सकता है यदि आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है तब, है ना। जितने भी मैं सवाल करा हूं सबके सब एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा और अब जो आगामी जो समय है वो बहुत स्पेशल होने वाला है ना। साथ में मंडी परीक्षा का कंप्लीट कोर्स परचेस करना है तो ये मात्र 749 रुपए की है ना। हमारे सीजी मैपोलॉजी जो एंड्रॉइड ऐप है यहाँ पर आप जैसे ऐप डाउनलोड करोगे वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है भाई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो अगला सवाल फिर हमारा बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है दोस्तों, ध्यान समझना क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमेशा सत्य रहेगा जब -1 और 0 के बीच स्थित भिन्नों को आपस में गुणा किया जाता है, बोला गया है। इतना बेहतरीन सवाल है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है सवाल, इससे बाहर तो नहीं जाने वाला। बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है दोस्तों, ध्यान समझना क्या बोला गया यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमेशा सत्य होगा जब -1 और 0 के बीच स्थित भिन्नों को आपस में यदि मैं क्या कर दूं, गुणा कर दूं। आप लोगों को पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों ये नंबर लाइन होता है और ये हमारे पास 0 और 0 से इस साइड आने पर ये -1 होता है और 0 से आगे बढ़ने पर हमारे पास इधर प्लस का 1 होता है। मानते हो भाई चीज को। अब मैं ये बोलूं आपसे, हमारे पास कथन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमेशा सत्य रहेगा जब -1 और 0 के बीच, मतलब यहां पर मुझे कोई दो अंक क्या करना है,
डिसाइड कर लेना है। ध्यान समझना, यहां पर कोई दो अंक क्या करना है, डिसाइड कर लेना है, और इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करता हूं तो उसके संदर्भ में कौन कौन से कथन सत्य होने वाले हैं। तो मैंने कहा ये भी जो अंक होगा, मान लिया मैंने अपने हिसाब से ए मान लिया, और दूसरा अंक को मान लिया मेरे प्यारे दोस्तों बी मान लिया। अब एक चीज बताओ, ये जीरो से यदि छोटे होंगे लेकिन -1 से क्या होंगे, बड़े होंगे, होंगे भाई, ये भिन्न होंगे हमारे पास। तो मैंने एक चीज सोचा कि भाई -1 से बड़े और 0 से छोटे हैं, मतलब ये दोनों के दोनों संख्या मेरे लिए किस प्रकार के होंगे, निगेटिव तो होंगे, इतना तो मान लो, क्योंकि ये 0 से क्या है, छोटे हैं, और 0 से छोटे तो हमेशा ये क्या होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, निगेटिव होंगे। मानते हो चीज को भाई, निगेटिव ही होंगे, आप इसको पॉजिटिव रख नहीं सकते, क्योंकि 0 का जो साइन होता है ना, तो ये हमारे पास ये न्यूट्रल होता है। ये किस प्रकार का होता है दोस्तों, न्यूट्रल होता है। मैं आपको पहले भी बताया था इंटीजर क्लास में, क्लियर है। तो मैं समझ गया 0 और -1 के बीच मुझे दो भिन्न चुनना रहेगा, तो मैंने ए और बी चुना, और ए और बी दोनों किस प्रकार की संख्या होंगे, तो मैं समझ गया कि दोनों ऋणात्मक संख्या होंगे। अब ध्यान समझना, इन दोनों का आपस में गुणा किया जाए तो मैंने कहा -1 और -b का जो गुणा करूंगा दोस्तों, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, आप कहोगे प्लस, और a और b का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, a भी तो आ जाएगा। मतलब मैं समझ गया कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए, धनात्मक तो आएगा, इतना तो मैं समझ गया, ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब कथन है हमेशा भिन्नों में से किसी एक से बड़ा होता है बोला गया। ध्यान समझना, भिन्नों में से एक से बड़ा होता है बोला गया है। मैंने मान लिया पहला भिन्न मेरे पास क्या है, तो मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्तों पहला भिन्न मेरे पास 1 -1, और दूसरा भिन्न मान लिया मैंने -b। जो रिजल्ट आया है मेरे पास ये धनात्मक है, और ये दोनों के दोनों भिन्न कैसे हैं, ऋणात्मक है। तो यहां पर बोला गया हमेशा, एक शब्द आया हमेशा, भिन्नों में से किसी एक से बड़ा होगा। भाई एक से बड़ा कैसे हो सकता है, ये दोनों के दोनों तो माइनस है, तो ये प्लस है रिजल्ट, मतलब जो रिजल्ट आया है ये दोनों से बड़ा होगा ना, एक से कैसे बड़ा हो सकता है। तो इस आधार पर हमारे पास जो के वाला कथन होगा दोस्तों, ये क्या होगा, बिल्कुल बेबुनियाद हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमेशा -1 से अधिक होगा, बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि हमारे पास ये जो रिजल्ट आया होगा है ना, -1 से क्या होगा, क्योंकि हम दोनों भिन्न देख लिए, -1 से बड़ा होगा -a, और -b भी बड़ा होगा, लेकिन जो रिजल्ट आया किस प्रकार के रिजल्ट आया है, धनात्मक आया है। तो ये जो धनात्मक जो रिजल्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, -1 से तो बड़ा ही होगा, तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि एल वाला कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हमेशा भिन्नों में से किसी एक से कम, है ना, हमेशा भिन्नों में से किसी एक से क्या बोला गया है, कम होगा बोला गया है। तो भाई हमेशा भिन्नों में से किसी एक से कम कैसे हो सकता है, भिन्नों में से तो दोनों से बड़ा है ना, एक से कम कैसा, तो हमारे पास एम वाला कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमेशा 0 से कम होगा बोला गया है ना, हमेशा क्या होगा, 0 से कम होना चाहिए, हमेशा 0 से क्या होगा बोला गया है, यहाँ पर कम होगा बोला गया है। तो मैंने एक चीज कहा कि भाई यदि मैं मान लो -a और -b का यदि मैं गुणा करूं तो रिजल्ट किस प्रकार से आएगा, धनात्मक आएगा, आएगा ना भाई, धनात्मक तो आएगा ही, और साथ में जो रिजल्ट आएगा वो 0 से कम होगा कि ज्यादा होगा। पहला सवाल हमारे पास कि भाई मान लो मैंने कहा कि एक -1/2 और एक ले लिया मैंने -1/3। ध्यान समझना मेरी बात, मैं एक चीज कह सकता हूं कि ये 0 से क्या होंगे, छोटे ही होंगे ना, क्योंकि निगेटिव है, ध्यान समझना, और 1 से क्या होंगे, -1 से बड़े होंगे। तो मैंने कहा -1/2 इंटू, यदि मैंने गुणा कर दिया -1/3, तो मैंने कहा रिजल्ट आ गया प्लस 1 1 का मेक, और ये हो गया 3 दूनी कितना होगा, 6। अब जो आया है धनात्मक 6, इसका यदि हम गुणा करेंगे तो मैंने कहा 1/6, मतलब भाग देने पर कितना आ जाएगा, तो मैंने कहा 0 पॉइंट कुछ तो आएगा भाई, है ना, कुछ तो आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि हमेशा 0 से कम नहीं होगा, बल्कि 0 से क्या आने वाला है, बड़ा आने वाला, क्योंकि वो धनात्मक हो गए हैं। तो इस हिसाब से एन वाला कथन भी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हमारे लिए केवल एक ही कथन है, हमेशा -1 से अधिक हो जाएगा, और एल वाला कथन तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सवालों को डील करना है। आए भी समझ में, ये होनी चाहिए आपके पास स्टैंडर्ड। यदि सवाल हल भी करोगे तो इस लेवल के यदि सवाल करोगे तब तो जाकर एग्जाम में फंसोगे नहीं तो व्यापम आपको चुटकी बजाते क्या कर देगा, फंसा देगा। ध्यान समझना, मैं मानता हूं कि कुछ सवाल बहुत आसान भी होगा, और आसान केवल आप लोगों के लिए, सब के लिए आसान होगा, और कठिन होगा तो वहां पर वही बाजी मारेगा जो बेहतर तरीके से क्या करेगा, तैयारी करेगा। देखते हैं अगला सवाल। फिर ध्यान समझना, बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है दोस्तों, ये क्या बोला गया, यदि एक सा एक सम संख्या है, ध्यान समझना, एक सा क्या है, सम संख्या है,
और यहाँ पर x है ना, x की पावर है ना, x n की पावर 4, यदि x एक सम संख्या है तो n की पावर 4, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या हो गया यहाँ पर? कैसे कैसे हो गया उल्टा पुल्टा? यहाँ पर x है, यहाँ पर x, n कहां से आ गया? चलो ठीक है, यहाँ पर ऐसे हो गई सवाल, है ना, ऐसे हो सकता है ये x, ठीक है, और n की पावर 4 ये हो सकता है, ठीक है, ऐसा होगा x n की पावर 4, जहां एक n एक धनात्मक पूर्णांक है, वहां हमेशा यह होगा बोला गया है। ध्यान समझना मेरी बात को, आपको बोल दिया गया है x किस प्रकार की संख्या है, सम संख्या है, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने x का मान लिया भाई 2 होता है सम संख्या। फिर बोला गया है कि n की पावर 4, जहां n क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है ना, तो उस केस में हमेशा क्या होगा, इकाई का अंक आपसे ये पूछा गया है। तो मैंने एक चीज नोट कर लिया यहाँ पर, ध्यान समझना, यदि ऐसा है n की पावर 4, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है ना, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, n नहीं होना चाहिए था क्या यहाँ पर? यहाँ पर कुछ सवाल में मिस्टेक हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पर n ही रखिएगा, ध्यान समझना, यहाँ पर n ही होगा, n एक सम संख्या है, तो यहाँ पर n की पावर 4, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है, वहां हमेशा यह होगा बोला गया है, ठीक है। तो रख देते हैं n की वैल्यू, यहाँ पर मैंने रख दिया, n की वैल्यू कितना रख सकता हूं मैं, सबसे पहले 2 रख कर देखता हूं, फिर n की वैल्यू मैं 4 रख कर देखता हूं, n की वैल्यू में 6 रख कर देखता हूं, इतने रिजल्ट में मेरा आंसर तो आना ही, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है सम संख्या। अब ध्यान समझना, यहाँ पर बोला गया कि n की पावर 4, n की पावर 4 मतलब मेरे प्यारे दोस्तों 2 की पावर क्या हो जाएगा 4, और 2 की पावर 4 मतलब आप सभी को पता है 2 का गुणा 4 बार तो करना ही पड़ेगा, तो हम कहेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो इकाई का अंक हमको क्या मिल गया, तो आप कहोगे भाई 6 मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम रखते हैं यहाँ पर, है ना, n की वैल्यू यदि मैं 4 रखता हूं तो n की पावर 4 बराबर मैं रख सकता हूं 4 की पावर यहाँ पर 4, तो 4 का गुणा भी मुझे 4 बार करना पड़ेगा, इस प्रकार से 4 चौक 16, है ना, ये नहीं है गुणा 4, तो हम कहेंगे 4 चौक 16, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, इकाई अंक हमको निकालना है, तो इकाई का गुणा करेंगे तो 6 छक्के 36, तो इकाई का अंक हमको फिर से क्या मिल गया, 6 मिल रहा है। 6 रखने पर 6 की पावर 4 मतलब मेरे प्यारे दोस्तों 6 गुणा 6 करने पर यहाँ पर भी रिजल्ट है, इकाई के अंक के रूप में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। मतलब मैं एक चीज तो समझ गया, मान लो n एक मेरे पास सम संख्या है और n की पावर एक पूर्णांक है, तो हमेशा इकाई का अंक क्या मिलने वाला है, मुझे 6 तो मिलने वाला है, इकाई के स्थान पर अंक 6 होगा, ये वाला जो के वाला कथन होगा मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। फिर इकाई के स्थान का अंक 0 होगा, 0 नहीं हो रहा है, गलत हो जाएगा। इकाई के स्थान का अंक 4 होगा, ये भी गलत हो जाएगा। इकाई के स्थान का अंक 3 होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल पहला वाला जो कथन होगा कि ये मेरा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर 25 है, तो वे संख्या क्या है बोला गया है। अब हमें क्या बताना है कि भाई दो संख्या है और दो लगातार संख्याएं आपको लेना है, ऐसा नहीं कुछ भी आप उठा कर ले रहा नहीं है ना, दो लगातार संख्याएं लेना है जिनके वर्गों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। तो वो संख्या कौन कौन से होंगे वो आपको क्या करना है, बताना है। अब ध्यान समझना दोस्तों, मेरी बात को बहुत ही बेहतरीन चीज बताने वाला हूं, है ना, ऐसा चीज आपको दुनिया में कोई बताएगा नहीं। ध्यान समझना, यदि मैं कहूं कि 1 का वर्ग करता हूं, ध्यान समझना, 1 का वर्ग कितना होता है, आप कहोगे 1। फिर मैंने कहा 2 का वर्ग कितना होता है, तो मैंने कहा 2 का वर्ग हो जाएगा भाई मेरे पास 4। ध्यान समझना, है ना, यहां पर बोला गया है वर्गों के बीच का अंतर। ध्यान समझना, एक एक चीज मैं बताऊंगा। फिर यदि मैं 3 का वर्ग करके देखा तो हो गया 3 का वर्ग 9। फिर आगे कर लेता हूं मैं 4 का भी वर्ग करके देख लिया तो हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 16। एक बार और आप लेके तसल्ली के लिए कर देता हूं, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। यदि इस चीज को सीख गए तो कहीं भी आपको इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाला, इक्वेशन को मैं जड़ से खत्म करने वाला हूं। ध्यान समझना, अब एक चीज बताओ मुझे, हमें क्या बोला गया, वर्गों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 25 बोला गया। ध्यान समझना, यदि मैं ये कहूं कि भाई 1
और 4 के बीच अंतर करने पर कितने का अंतर आएगा भाई? आप कहोगे 3। ये 3 कहां से आ रहा है? तो मैंने सोच लिया कि यदि 1 और 2 को जोड़ दिया जाए तो कितना होता है। मैंने कहा 1 और 2 को जोड़ने पर भी 3 होता है, अंतर इधर 3 हो रहा है। तो उसी प्रकार यदि यहां पर करूं 9 में से 16 घटाकर देखूं मेरे प्यारे दोस्तों तो आता है 7। उसी प्रकार 3 और 4 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? आप कहोगे ये भी 7 हो रहा है। उसी प्रकार यदि मैं मान लो 6 का स्क्वायर भी कर देता हूं 36। आप देख लेना 25 और 36 में अंतर कितने का है? 11 का है। जबकि 5 और 6 को जोड़ने पर कितना हो जाता है? तो आप कहोगे 11 होता है। तो आप नहीं समझ पाए इस चीज को, समझना चाहिए ना भाई। 25 दिया है तो कोई भी बच्चा ये बोल सकता है कि 25 को 2 पार्टों में तोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 12 और एक हो जाएगा 13। इन्हीं दोनों को तो जोड़ने पर आएगा 12 और 13 कितना? 25। मतलब वो संख्या एक तो 12 होने वाला है और एक 13 होने वाला है। एम और एन कथन मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो के और एल ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा। ऐसा नहीं बनाओगे तो सवाल बनाने में आपकी हालत खराब हो जाएगा। बहुत कम समय में इस चीज को आपको करना है तो ऐसा तरीका तो आपको सीखना ही पड़ेगा। आए भी समझ में, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। और आज का लास्ट सवाल बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है दोस्तों, ध्यान समझना। एक संख्या को लगातार 4 और 5 से भाग देने पर क्रमशः 1 और 4 शेष बचते हैं। जब इसे लगातार 5 और 4 से भाग दिया जाए तो क्रमशः शेष क्या होंगे? हमारे पास 4 कथन दिए गए हैं। उन चारों कथनों में से आपको है ना कोई जो सही कथन होंगे उन्हीं को क्या करना है? चुनना है। तो हम क्या करते हैं, अब आपको पता होगा भाज्यता के नियम में या भागफल में ये क्या होता है भाई हमारे पास? तो मैंने कहा ये भाजक होता है भाई। ये भाजक जिसको हम भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है। जितने बार जाता है उसको हम भागफल बोल देते हैं। और जो भी हमारे पास शेष बचता है उसको हम क्या बोल देते हैं? शेषफल बोल देते हैं। अब मान लो भाज्य निकालने का तरीका क्या होगा? तो सबको पता है भाज्य निकलेगा कैसे। तो भाजक और भागफल का आपस में गुणा करेंगे। भाजक प्लस गुणा क्या कर देंगे? भागफल, और जो बचेगा उसको हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं शेषफल, तब तो हमको भाज्य निकल मिलता है। तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम भाज्य ही निकाल लें। अब ध्यान समझना क्या करना है यहाँ पर। तो मैंने कहा सबसे पहले हम भाग देंगे किससे? एक बार 4 से, एक बार 5 से, है ना। तो शेषफल क्या क्या बचने चाहिए? एक बार तो 1 और 4 हमारे पास शेषफल बचने चाहिए। ध्यान समझना, मैंने भागफल को शुरू में 1 मान लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देते हैं। 5 और 4 कितना हो गया? 9। अब 9 का गुणा 4 के साथ कर देंगे भाई। 9 चौक 36, 36 और 1 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 37। वो संख्या क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 37 होगा। यकीन नहीं है तो दिखा देता हूँ भाई आपको, है ना। 37 है। 37 को सबसे पहले 4 से भाग देंगे तो आप कहोगे 12 चौके कितने बार में जाएगा? 4, है ना। 4 9 36, 36 कितना शेष बच गया भाई? 1। उसके बाद हम क्या करेंगे? इस 9 को भाग देंगे 5 से, है ना। 5 1 कम 5 कितना जाएगा भाई? तो हम कहेंगे 5 और बच कितना जाएगा? तो आप कहोगे 4। तो शेषफल हमारे पास 4 और 1 बचा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? इसी 37 को कुछ नहीं भाई हम सबसे पहले भाग दे देंगे किससे? 5 से। तो 5 7 35, घटाने पर बच गया 2। एक शेषफल हमारे पास 2 हो जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बचा हुआ भागफल कितने का है? 7 का है। इस 7 को अब हम 4 से भाग देंगे। 4 1 कम 4 बचेगा कितना मेरे प्यारे दोस्तों? 30। तो 3, तो दूसरा शेषफल क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास 2 कथन ऐसे हो गए जो एकदम करेक्ट हो जाएंगे, है ना। के और एल गलत है तो एम और एन ही जो कथन है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों ये करेक्ट होने वाला है। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करना है ताकि हर एक सवाल आपसे बने और कंटिन्यू बिल्कुल देखते रहेगा वीडियो को, है ना। जब तक एग्जाम ना हो जाए फिर हम कंटिन्यू 40-50 क्वेश्चन का मैराथन, है ना, सीरीज भी लाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाला है। कंटिन्यू वॉच करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।